Welcome to Simplified UPSC by PPP, where we listen, learn, and grow together. Detailed notes in English and Hindi, plus practice questions for prelims and mains, only on our Telegram channel. Link in description. Want early access to all videos of this series? Join our paid Telegram group for just 499 rupees. One-time payment, lifetime access. WhatsApp now to join us. सिंप्लीफाइड यूपीएससी बाय पीपीपी से जुड़े सभी एस्पिरेंट्स का स्वागत है। आज हम जीसी लियोंग की किताब के एक बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय पर बात करने वाले हैं। चैप्टर 16 उष्णकटिबंधीय मानसूनी और उष्णकटिबंधीय समुद्री जलवायु। नमस्ते। आज का हमारा मिशन इस चैप्टर के जो स्थिर कॉन्सेप्ट्स हैं उनको यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस के डायनामिक सवालों से जोड़ना है। बिल्कुल। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि परीक्षा के नजरिए से क्या जरूरी है और क्या छोड़ा जा सकता है। तो चलिए इस विषय की परतों को खोलते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि उष्णकटिबंधीय मानसूनी और उष्णकटिबंधीय समुद्री जलवायु ये सुनने में तो एक जैसे लगते हैं। हाँ, काफी कंफ्यूजिंग हो सकते हैं। लेकिन इनमें एक बहुत बड़ा एक मौलिक अंतर है। वो क्या है? देखिए, इसका जो सबसे जरूरी पहलू है वो है हवा की दिशा, मतलब सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड्स। हवाओं का मौसमी उलटफेर। एकदम। उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु की यही सबसे बड़ी पहचान है। अच्छा, होता ये है कि गर्मियों में मध्य एशिया की जो विशाल जमीन है वो बहुत ज्यादा गर्म हो जाती है, एक तंदूर की तरह। इससे वहां एक इंटेंस लो प्रेशर यानी निम्न दबाव का क्षेत्र बन जाता है। तो अगर मैं सही समझ रही हूँ तो ये जमीन एक विशाल वैक्यूम क्लीनर की तरह काम करती है। बिल्कुल सही एनालॉजी है। जो समुद्र से नमी वाली हवाओं को अपनी तरफ खींच लेती है। हाँ, और यही नमी वाली हवाएं हैं दक्षिण पश्चिम मानसून, जो भारत में इतनी भारी बारिश करती हैं। और सर्दियों में? सर्दियों में कहानी पूरी तरह से 180 डिग्री पलट जाती है। अच्छा। वही जमीन अब ठंडी हो जाती है, जिससे वहां एक हाई प्रेशर एक उच्च दबाव का क्षेत्र बन जाता है। और अब हवाएं जमीन से समुद्र की तरफ बहने लगती हैं, है ना? एकदम सही। यह है उत्तर पूर्व मानसून, और क्योंकि ये जमीन के ऊपर से आ रही हैं, तो ये हवाएं आमतौर पर सूखी होती हैं। तो ये जो उलटफेर है यही मानसूनी जलवायु को खास बनाता है। बिल्कुल। अब अगर हम उष्णकटिबंधीय समुद्री जलवायु की बात करें, हाँ, उसमें क्या अलग है? तो वहां ऐसा कोई उलटफेर नहीं होता है, कोई ड्रामा नहीं है। मतलब? वहां साल भर स्थिर व्यापारिक पवनें, जिन्हें हम स्टेडी ट्रेड विंड्स कहते हैं, वो समुद्र से जमीन की ओर चलती रहती हैं। अच्छा, तो वहां दिशा नहीं बदलती? कभी नहीं। और क्योंकि ये हवाएं हमेशा समुद्र से नमी लेकर आती हैं, इसलिए वहां बारिश लगभग पूरे साल होती है। कोई स्पष्ट सूखा मौसम नहीं होता। तो ये जलवायु कहाँ पाई जाती है? जैसे पूर्वी ब्राजील हो गया, वेस्ट इंडीज के कुछ हिस्से, वहां पर। तो ये तो हुई बड़ी तस्वीर, लेकिन यूपीएससी तो बारीक क्यों न जाता है ना? बिल्कुल। चलिए उन खास पॉइंट्स पर फोकस करते हैं जहां से प्रीलिम्स में सीधे सीधे सवाल बन सकते हैं। हाँ, और इसमें सबसे पहला और सबसे दिलचस्प कॉन्सेप्ट है लौटता हुआ मॉनसून, द रिट्रीटिंग मॉनसून। तब देश के एक कोने में बाढ़ जैसी बारिश हो रही होती है, ये कैसे होता है? ये एक तरह का क्लाइमैक्स सीन है मानसून का। देखिए, अक्टूबर के आसपास जमीन ठंडी होने लगती है और उच्च दबाव बनता है। तो उत्तर पूर्व मानसून, जो कि एक सूखी हवा है, वो जमीन से समुद्र की ओर बहना शुरू कर देती है। ठीक है। लेकिन जब ये उत्तर पूर्वी हवा बंगाल की खाड़ी के गर्म पानी के ऊपर से गुजरती है, तो वो वहां से बहुत सारी नमी उठा लेती है। और फिर ये नमी से भरी हवा सीधे भारत के दक्षिण पूर्वी तट से टकराती है, जैसे तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। एकदम सही। और यही कारण है कि मद्रास यानी चेन्नई में अक्टूबर और नवंबर में भारी बारिश होती है। ये एक क्लासिक कॉन्सेप्ट है जिस पर अक्सर सवाल पूछे जाते हैं। अच्छा, ये तो हवा की बात हुई, लेकिन इस जलवायु का वनस्पति पर क्या असर होता है? मतलब पर्णपाती वन ही क्यों पाए जाते हैं यहाँ? आपने बहुत सही पॉइंट उठाया। यहीं से हमारा दूसरा प्रीलिम्स का टॉपिक निकलता है, डेसिडुअस फॉरेस्ट्स। मतलब ये पेड़ अपने पत्ते क्यों गिरा देते हैं? इसका सीधा संबंध उस शुष्क ठंडे मौसम से है जब उत्तर पूर्व मानसून चलता है। सागौन यानी टीक और साल जैसे जो पेड़ हैं, वो शुष्क मौसम के दौरान अपने पत्ते गिरा देते हैं। क्यों? पानी के नुकसान को रोकने के लिए। ये एक तरह से वाटर बजटिंग कर रहे होते हैं। अच्छा, तो ये एक सर्वाइवल स्ट्रैटेजी है। बिल्कुल, प्रकृति का एक शानदार उदाहरण कि कैसे मुश्किल हालात में जीना है। और यूपीएससी इसी स्ट्रैटेजी के पीछे का विज्ञान पूछता है। और तीसरा महत्वपूर्ण पॉइंट वो है चावल की खेती, वेट पैडी कल्टीवेशन। हाँ, इसकी जरूरतें क्या हैं? जीसी लियोंग में साफ लिखा है, 70 इंच से ज्यादा वार्षिक वर्षा।
खेतों में पानी भरा होना चाहिए और उच्च तापमान, साथ में बहुत ज्यादा मेहनत। और ये सारी शर्तें मानसूनी जलवायु में पूरी होती हैं। एकदम। इसीलिए चावल इस क्षेत्र की मुख्य फसल है। इन शर्तों पर अक्सर सीधा सवाल बनता है। तो ये थे कुछ ऐसे फैक्ट्स जिनसे प्रीलिम्स में सीधे सवाल बन सकते हैं, लेकिन असली चुनौती तो इन सबको जोड़कर मेंस का जवाब लिखने में आती है। सही कहा। और इसी से जुड़ा एक क्लासिक मेंस का सवाल है, मॉनसून भारतीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा है, इसकी अनिश्चितताओं पर चर्चा करें। एक ऐसा सवाल जो हर दूसरे तीसरे साल किसी न किसी रूप में वापस आ ही जाता है। तो इसका एक अच्छा उत्तर कैसे लिखा जाए? इसका एक बहुत ही स्ट्रक्चर्ड जवाब लिखा जा सकता है। शुरुआत करें परिचय से। ठीक है। मॉनसून को परिभाषित करें और बताएं कि ये सिर्फ एक मौसमी घटना नहीं, बल्कि भारतीय उपमहाद्वीप की अर्थव्यवस्था और जीवन शैली को गहराई से प्रभावित करती है। और फिर मुख्य भाग यानी बॉडी पर आते हैं। उसे 2 हिस्सों में बांटना सबसे अच्छा है। पहले भाग में साबित करें कि ये जीवन रेखा क्यों है। जैसे कृषि पर निर्भरता। हाँ, बताइए कि भारत की अधिकांश कृषि सीधे मानसून पर निर्भर है। देश की लगभग 95% बारिश सिर्फ 4 महीनों में होती है। ये आंकड़ा आपके जवाब में वजन डालेगा। और इसका आर्थिक प्रभाव भी तो है। बिल्कुल। एक अच्छा मानसून ग्रामीण आय को बढ़ाता है, जिससे औद्योगिक वस्तुओं की मांग बढ़ती है। मतलब ट्रैक्टर, मोटरसाइकिल, साबुन, कपड़े, इन सब की बिक्री बढ़ जाती है। और देश की जीडीपी को गति मिलती है। एकदम। इसीलिए शेयर बाजार भी मानसून पर नजर गड़ाए रहता है। ये तो हुआ सिक्के का एक पहलू। अब दूसरे भाग में इसकी अनिश्चितताओं मतलब वेगरीज ऑफ द मॉनसून पर बात करते हैं। हाँ, यहाँ आपको मानसून का दोहरा चरित्र दिखाना है। एक तरफ वरदान तो दूसरी तरफ अभिशाप। सूखा और बाढ़। सही। यदि मानसून देर से आता है या जल्दी खत्म हो जाता है तो फसलें बर्बाद हो जाती हैं, सूखा पड़ सकता है। और दूसरी तरफ अगर बारिश बहुत ज्यादा हो जाए तो भयानक बाढ़ आती है। फसलें, जीवन और संपत्ति सबका भारी नुकसान होता है। और आजकल इस अनिश्चितता को एक और ग्लोबल फैक्टर बढ़ा रहा है ना, एल नीनो और ला नीनिया। हाँ, आपने सबसे जरूरी और करंट अफेयर से जुड़ा मुद्दा छेड़ दिया। एल नीनो के सालों में जब प्रशांत महासागर का पानी असामान्य रूप से गर्म हो जाता है तो ये भारतीय मानसून को कमजोर कर देता है, जिससे सूखे की आशंका बढ़ जाती है। हाँ, और ला नीनिया इसका ठीक उल्टा करता है। वो अक्सर सामान्य से ज्यादा बारिश लाता है, लेकिन कभी-कभी इतनी ज्यादा कि बाढ़ का खतरा बढ़ जाता है। तो ये ग्लोबल पैटर्न हमारे लोकल मौसम के साथ जुड़कर मॉनसून को एक जटिल पहेली बना देते हैं। बिल्कुल। तो मुख्य भाग में हमने इसकी जीवन रेखा होने का कारण, इसकी अनिश्चितता और एल नीनो जैसे ग्लोबल फैक्टर्स को भी शामिल कर लिया। अब इस उत्तर का निष्कर्ष कैसा होना चाहिए? निष्कर्ष हमेशा समाधान उन्मुख होना चाहिए। मतलब आप ये कहते हुए अंत कर सकते हैं कि तकनीकी प्रगति के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था की किस्मत आज भी मानसून से जुड़ी है। इसीलिए सरकार को फसल बीमा योजनाओं, जल संरक्षण और मौसम की सटीक भविष्यवाणी जैसी तकनीकों में निवेश करके इस निर्भरता के जोखिम को कम करने की जरूरत है। ये एक बहुत ही संतुलित निष्कर्ष होगा। तो आज हमने उष्णकटिबंधीय, मानसूनी और समुद्री जलवायु के बीच हवा के उलटफेर का मुख्य अंतर समझा। और प्रीलिम्स के लिए लौटता मानसून, पर्णपाती वनों के अनुकूलन और चावल की खेती जैसे महत्वपूर्ण तथ्यों को जाना। और हमने मेंस के लिए मानसून के दोहरे पहलू, जीवन रेखा और अनिश्चितता पर भी चर्चा की। बिल्कुल। एक शानदार चर्चा रही। यहाँ एक विचार छोड़ कर जा रहा हूँ जिस पर सोचा जा सकता है। बताइए। हमने देखा कि मानसून की अनिश्चितता ने सदियों से सभ्यताओं को आकार दिया है, लेकिन जब हम बड़े पैमाने पर जलवायु परिवर्तन के बारे में सोचते हैं तो एक सवाल उठता है। क्या ये परिवर्तन इन मौसमी पैटर्न की परिभाषा को हमेशा के लिए बदल देगा? भविष्य में जब मौसम और भी चरम और अप्रत्याशित हो जाएगा तब मानसून का क्या अर्थ रह जाएगा? Thanks for watching. Follow us on Telegram and Instagram. Don't forget to like, share, and subscribe.